इस वीडियो में समझेंगे कक्षा 10 का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ये हॉट या कोल्ड फॉर्म में हो सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। यह है हमारा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा की आवश्यकता, कोई भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यातायात के लिए, मशीन को चलाने के लिए, उद्योग और कृषि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत का लक्षण यानी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा ऊर्जा क्या होता है? प्रति एकांक द्रव्यमान जो अधिक कार्य करे, जिसका उच्च कैलोरीफिक मान हो, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध हो, सस्ता हो और कहीं भी मिल जाए, सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित न करें। ईंधन यानी फ्यूल, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा यानी हीट तथा प्रकाश देता है यानी लाइट देता है, क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन के गुण क्या है? अच्छा ईंधन वो होता है जिसका उच्च कैलोरीफिक वैल्यू हो, माप हो, अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न न करे, जो अधिक धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, सस्ता वो आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले तथा भंडारण व परिवहन में आसान हो। यह होता है अच्छे ईंधन के गुण। ऊर्जा के स्रोत ये दो तरह के होते हैं, और नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। और नवीकरणीय स्रोत होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस। ऐसा बोला जाता है कि हजारों साल पहले धरती का विनाश हुआ था, जिसमें पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु थे, सब मिट्टी के अंदर समा गए थे। जब धीरे धीरे इंसान का खोज हुआ, जब धीरे धीरे इंसान का, मानव जाति का खोज हुआ, इंसान बढ़ता गया और प्रकृति से अलग अलग चीज़ों का आविष्कार करता गया। वही सब का खोज का नतीजा है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी अनवीकरणीय स्रोत से बहुत अमीर है, जिसका जीडीपी बहुत हाई है। यही प्रकृति के देन से जो है वो देशवासी इतना ज़्यादा अमीर हैं। और दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है तथा ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जो इनएग्जॉस्टिबल हो, मतलब जिसको हम लोग दोबारा पैदा कर सकते हैं, जिनका पुनर्जनन हो सकता है। ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते। ये लंबे समय तक समाप्त क्या, ये कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जब तक हवा है, पानी है, हम लोग जीवित हैं। हवा पानी नहीं है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, और जब तक हवा पानी है तब तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन,
सीमित भंडारण ये खत्म हो सकते हैं। और नवीकरणीय स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, भारत में विश्व का 6% कोयला का भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। भारत में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से जिस तरह से अभी हम लोग खर्च कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी खर्च करते रहेंगे तो 250 वर्षों में ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण यानी हानियां। एक में जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम से उसको जलाने पर जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसको कम करने के उपाय। दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय यानी खर्च को कम कर सके, यानी इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर यानी खर्च को कम कर सके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है, यानी मोर इफिशियंट होता है। मतलब कोयले तथा पेट्रोलियम के मुकाबले क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन इज मोर इफिशियंट। ट्रांसमिशन इज मोर इफिशियंट, संचरण अधिक दक्ष होता है, यानी इफिशियंट, दक्ष। अब देखते हैं इसको डायग्राम से ये किस तरह से कार्य करते हैं। थर्मल पावर प्लांट के डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे है बॉयलर, ये है बॉयलर, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे से हीट देते हैं। बॉयलर के हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद क्या होता है, ये पानी क्या होता है, गर्म होके भाप बनाता है, स्टीम बनाता है, और इसी से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए कनेक्ट है टरबाइन कनेक्ट है। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन को क्या करता है, ये हाई प्रेशर से रोटेट करता है इसको, टरबाइन को। टरबाइन ब्लेड लगा रहता है, ब्लेड को क्या करता है, इसको रोटेट करता है, घुमाना शुरू कर देता है। जब टरबाइन घूमने लगता है तो उसके साथ ही एक शाफ्ट कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये जो है शाफ्ट है। शाफ्ट से क्या किया, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा, जनरेटर भी घूमेगा। उसके साथ क्या, ये जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम ये है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को यानी एमई को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ईई में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहीं से क्या होता है, हम लोगों को बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहाँ से, यहाँ पावर हाउस में जाता है, पावर हाउस से फिर घरों में जाती है। यहाँ से यहाँ पे क्या होता है कि ये टरबाइन के बाद यहाँ नीचे देखिए, ये टरबाइन से जो स्टीम बच जाता है, नीचे आता है, वो क्या होता है, वार्म वाटर हो जाता है, गर्म पानी हो जाता है। गर्म पानी क्या करते हैं हम लोग, कूलिंग टावर में ले जाते हैं। ये है कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर में आता है और धीरे धीरे झरना की तरह वो पानी को, गर्म वाटर को नीचे की तरफ ये उतारते हैं। इससे क्या होता है, पानी फिर से कूल हो जाता है, फिर ठंडा होता है। फिर इसको क्या करते हैं, पंप के माध्यम से, ये देख रहे हैं, ये पंप के माध्यम से ये फिर से क्या करते हैं, बॉयलर में भेज देते हैं। यही इसका फुल प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट का। जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। मतलब भारत में ऊर्जा की मांग कितना है, 25% की पूर्ति ये हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं, ये क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है ये जो ऊंचाई पे जो कोई चीज स्टोर है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और एक होता है गतिज ऊर्जा, लिख के बताते हैं, 1 मिनट। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है, ऊंचाई पे स्टोर होता है, ऊंचाई पर। और एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये क्या होता है, ये गति में होता है, गति। और ये दोनों मिल जाए तो क्या होता है, ये अगर दोनों मिल जाए तो होता है मैकेनिकल एनर्जी। इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा इसको बोलते हैं हिंदी में। ये डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे रिजर्वर है, यहाँ पे क्या है, पानी, बहुत सारा पानी स्टोर है। ये डैम बना हुआ, ये क्या है, डैम है, बांध है। और इस पे क्या हुआ है कि बांध है और पानी यहाँ पे स्टोर है। ये ऊंचाई पे जो पानी स्टोर है वो है स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो रहा है कि ऊपर से जब नीचे झर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है कि ऊपर से जो नीचे झर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऊंचाई प्लस गति। ऊपर से जब ये नीचे झर रहा है तो क्या हो रहा है, ऊंचाई प्लस गति दोनों हो रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। और अगर सीधा पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ पे नदी में, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है पानी, तो क्या हो गया, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक तो ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी दोनों हो जाएगा, मतलब काइनेटिक होगा और पोटेंशियल भी होगा, दोनों मिल क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। अब डायग्राम से समझते हैं कि ये हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। ये है हाइड्रो पावर प्लांट। नदी के ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, बांध, क्या है, डैम बनाया हुआ है। यहाँ पे रिजर्वर है यानी जलाशय, यहाँ पे बहुत सारा पानी क्या किए, स्टोर करके रखे हुए हैं। इसी हो कि ये इनटेक हो, क्या होगा, पानी अंदर आएगा पिनस्टॉक से होते हुए पानी आएगा। और भी हाई प्रेशर वाटर क्या करेगा, टरबाइन पे अटैक करेगा, टरबाइन को टक्कर मारेगा। टरबाइन का ब्लेड कुछ इस तरह से क्या होता है, डिजाइन होता है, ताकि प्रेशर क्या पर ब्लेड पड़े, टरबाइन के ब्लेड पड़ेगा तो ये क्या होगा, ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देगा, ना मतलब क्या करेंगे, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और उसी से क्या होता है, एक शाफ्ट कनेक्ट होता है जो जनरेटर से मिलता है। जनरेटर क्या करता है, वही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया यहाँ से, तो पावर हाउस में ले जाओ, पावर हाउस से घरों में ले जाओ। और यहाँ पे जो पानी बच जाता है, यहाँ एक तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी अटैक किया, हाई स्पीड से टकराया, और फिर पानी जो बच गया वो क्या होता है, फिर से रिवर में आ जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट के बेनिफिट यानी लाभ, पर्यावरण को कोई हानि नहीं है इससे, पर्यावरण को कोई तरह का हानि नहीं है, न तो कोई प्रदूषण है और कुछ नहीं, इससे कोई हानि नहीं है इससे। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। बांधों के निर्माण से बाढ़ को रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ। डैम बनाने से क्या होता है कि बाढ़ को रोका जा सकता है पानी इकट्ठा करके, और उसको क्या सिंचाई वाला, खेतों में सिंचाई का काम कर सकते हैं, पानी से क्या कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के हानियां, इसका क्या डिसएडवांटेज है। बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं।
बांधों के निर्माण से कृषि योग्य जो खेती करने वाला भूमि होता है, जमीन होता है, वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, दो तरह के स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। यहाँ पे देखते हैं जैव मात्रा यानी बायोमास, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। लकड़ी क्या होता है, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियां, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, अधिक ऊष्मा का न देना, अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्योंकि चारकोल होता है काठ कोयला, कोयला होता है लकड़ी का कोयला, और लकड़ी लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है। क्या होता है कि कोयला क्या होता है, बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकालता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता, स्टीम जनरेट करने की क्षमता क्या होता है, इसमें ज्यादा होती है। गोबर के उपले जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना। गोबर के उपले जनरली कहाँ यूज करते हैं, गांव में यूज करते हैं। गरीब आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, गोबर को पाथ के उपले बनाते हैं और खाना बनाने में इसका यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ती व उत्तम ईंधन बन जाती है। बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं, एक मिनट, गोबर गैस, गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस के डायग्राम से समझते हैं। ये है ग्राउंड लेवल, ये है जमीनी स्तर, ग्राउंड लेवल, ये इसका ऊपर वाला भाग हुआ और इसका ग्राउंड के नीचे वाला, जमीन के नीचे वाला भाग हुआ। ये है मिक्सिंग टैंक, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जितना भी गोबर हुआ, फल का सड़ा गला, जो भी चीज़ मटेरियल डालते हैं इसी को डालते हैं, ये इसमें आता है, टैंक में जमा होता है। ये क्या होता है, टैंक में जमा होता है, टैंक में जमा होता है। ऊपर से क्या होता है, जब ये सड़ता गलता है तो क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है, और इसे क्या होता है, पाइप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, गैस का यूज़ करते हैं। और ये इसलिए इसको दिया जाता है कि यहाँ पे ओवरफ्लो, यहाँ अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओवरफ्लो हो गया, तो हम लोग ये देना, मटेरियल देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये स्लैब कवर है, ताकि जो है इसका गंध जो है, महक बाहर ना आए, इसलिए स्लैब कवर चढ़ाते हैं। और ये अंदर में पूरा फुल जो है ये होते हैं, ढके हुए होते हैं, ताकि गैस बाहर न निकले, सिर्फ एक माध्यम से निकले, जो कि पाइप का एक पाइप क्या है, एक माध्यम है, इस माध्यम से निकले। यही है बायोगैस का डायग्राम।
बायोगैस के लाभ, बायोगैस का बेनिफिट। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। ये जैव गैस का है एक उत्तम ईंधन है, यानी बढ़िया फ्यूल है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, इसमें धुआं नहीं होता है, धुआं उत्पन्न नहीं होता है इसमें। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। ये जब जलता है तो इसमें कुछ राख अपशिष्ट कुछ नहीं बचता है इसमें। तापन क्षमता का उच्च होता है, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। संयंत्र में शेष बची सलड़ी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। अपशिष्ट पदार्थ के निपटारे का सुरक्षित उपाय, यही है बायोगैस के लाभ। पवन ऊर्जा यानी वाइंड एनर्जी, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको हम लोग दोबारा पैदा कर सकते हैं। वायु की गति को, वायु की गतिज ऊर्जा को यानी काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या होता है वायु में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जब वो फ्री बह रहा होता है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। और मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं कि जनरेटर की मदद से इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और विंड एनर्जी के ये फोटो और डायग्राम से समझते हैं। आप इस तरह का फोटो कहीं पे देखे होंगे, अगर नजदीक से नहीं देखे होंगे तो फोटो में तो कहीं पे देखे होंगे। इसी को बोलते हैं विंड पावर प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, विंड पावर प्लांट। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, काम करते हैं। ये पूरा सेटअप एक पोल पे खड़ा होता है, एक पोल पे होता है। ये क्या है, पोल है। ये क्या है, विंड टर्बाइन ब्लेड है इसका। और ये शाफ्ट से कनेक्ट है, ये जनरेटर कनेक्ट है। ये हमेशा खाली जगहों में होता है जहां पर हवा के बहाव को कोई रोक ना हो, हवा का कोई रोक ना हो। ये फ्री जगह पे है, और फ्री जगह पे है। ये क्या होता है कि हवा आता है, हवा फ्री में बह रहा है, यहाँ से आ रहा है, हवा आ रहा है, और क्या करता है ये ब्लेड को यानी पंखा से टकराता है, और पंखा को क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, पंखा को रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही रोटेट होना शुरू होता है तो उसके साथ कनेक्ट है शाफ्ट। शाफ्ट ही घूमना शुरू करेगा, और शाफ्ट घूमना शुरू करेगा तो जनरेटर में जाएगा, जनरेटर को घुमाएगा। जनरेटर क्या करेगा, ये जनरेटर कर देगा इसको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और इसी से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ब्लेड, ये क्या है, टरबाइन ब्लेड, और उसके बाद शाफ्ट, जनरेटर, इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यही इसका फुल सेटअप है विंड पावर प्लांट का। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। यानी पवन की गतिज ऊर्जा यानी हवा में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। वही काइनेटिक एनर्जी का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि जल को कुआं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। यानी टरबाइन को क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, जनित्र द्वारा यानी जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है। अकेला जो है एक पवन चक्की लगाने से क्या होता है, बहुत कम उत्पादन होता है। इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारा पवन चक्की को क्या करते हैं, एक साथ लगाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और यह स्थान पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। और जो वो स्थान है वो कहलाता है पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है, फॉर्म कहलाता है। अकेला अगर
एक पवन चक्की अगर स्थापित किए हुए, अगर लगाए हुए हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत कम उत्पादन होगा, उससे बहुत कम उत्पादन होगा, इसलिए बहुत सारे लगाना पड़ते हैं। एक कतार में देखिएगा बहुत सारा लगा हुआ रहता है, बहुत सारा लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं पवन ऊर्जा फार्म बोलते हैं। पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक है। मतलब पवन चक्की को चलाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका हवा का होना चाहिए। पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है, तभी ये काम करेगा। पवन ऊर्जा के लाभ यानी विंड एनर्जी के बेनिफिट ये होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं यानी इन्वायरमेंटल होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, ये उत्तम स्रोत है, सबसे बढ़िया स्रोत है ये। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। क्या होता है कि बार बार खर्चा नहीं होता है इसमें, एक बार एस्टैब्लिश में ज़्यादा पैसा लगता है, पहली बार जब स्थापित करते हैं इसको तो क्या होता है, खर्चा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन दोबारा खर्च नहीं होता, एक ही बार खर्च होता है। एक बार जब स्थापित कर दिए तो उसको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं। यही होता है पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए क्या होता है, फार्म के लिए क्या होता है, अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़ा खाली जगहों में इसका स्थापित किए जाते हैं, जहां पे किसी भी तरह का हवा का रोक ना हो। इसके लिए क्या होता है कि बहुत बड़ा जमीनी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर घंटा पवन की गति की आपूर्ति होना, यानी हमेशा क्या होगा कि 15 से 20 किलोमीटर रफ्तार से इसको हवा का पूर्ति होना है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, ये जब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, तो इसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसका पहली बार खर्च ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद खर्च नहीं होता है, इसको इंस्टॉलमेंट में ही खर्च होता है। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, वही बोले कि पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधक लागत ज़्यादा होता है। अब यहाँ जनरल नॉलेज कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा कहते हैं, ये डेनमार्क है, इसको क्या बोलते हैं, पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। ये भारत जो है वर्ल्ड में क्या है, पूरा विश्व में 5वां स्थान है इसको। ये क्या करते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, जहाँ पे क्या किया इसको ऊर्जा फार्म लगाया गया है। वहाँ पे क्या है कि 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। यही सब है पवन ऊर्जा की सीमाएं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, यानी सोलर एनर्जी कहते हैं। यानी सूरज से जो प्राप्त ऊर्जा एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट होता है 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड पर मीटर, और इसको ऐसे बोलूं 1.4 किलोवाट प्रति मीटर। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकेंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर है। सौर ऊर्जा को फोटो और डायग्राम से समझते हैं। अब इस तरह का सोलर पैनल घर के छतों पे देखे होंगे, ये घर के छतों पे धूप में इसको लगाया जाता है। जनरली खंभा पे भी लगा होता है। ये सोलर पैनल है, ये सूरज है, इसका जो है धूप इस पे आ रहा है। उसके नीचे क्या होता है, ये सोलर पैनल के नीचे होता है चार्ज कंट्रोलर। ये चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है। इसको क्या करता है, जो भी चार्ज हुआ इस पे सोलर पैनल पे, क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद ये भेज देता है बैटरी में। ये बैटरी में भेज दिया, और बैटरी से इन्वर्टर में, और इन्वर्टर के साथ जो है आप अपने घरों में ले जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है सोलर पैनल और सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा युक्तियां यानी सोलर एनर्जी डिवाइस। पहला है सोलर कुकर, सौर जल तापक, सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, ये है सौर सेल। अब इसको एक एक करके सबको देखते हैं। सौर तापक युक्तियों में यानी सोलर हीट डिवाइस में क्या होता है, काला पृष्ठ अधिक उष्मा अवशोषित करता है। जो काला रंग होता है वो क्या होता है, ज्यादा उष्मा अवशोषित करती है, ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करता है वो। अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये डिवाइस में क्या होता है, काले रंग का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरण जो है उसको फोकस करने के लिए क्या करते हैं, दर्पण तथा कांच की शीट का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधा घर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है कि ज्यादा ताप उत्पन्न होता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर, जिसको सोलर कुकर भी बोलते हैं, सोलर SOLAR सोलर कुकर। ये क्या होता है, उष्मारोधी यानी हीट रेजिस्टेंस पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच के शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य की प्रकाश परावर्तन होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। 2 से 3 घंटा में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब इसका पूरा फुल कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। ये सोलर कुकर डिवाइस है, ये किस तरह से काम करते हैं तो देखते हैं। ये सोलर कुकर बॉक्स है जिसमें क्या कर रहा है, ये खाना पक रहा है। इसमें जो लगा रहा था ऊपर में, ये मिरर लगा रहा था, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर इसके ऊपर में लगा हुआ रहता है। ये क्या होता है, ये सूर्य की किरण क्या होता है, कुछ तो डायरेक्टली खाना पड़ रहा है, कुछ तो क्या होता है, कुछ डायरेक्ट ही खाना पे पड़ रहा है, और कुछ क्या होता है कि ये ग्लास से पड़ता है ये मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके भोजन पे आता है। कुछ डायरेक्ट भी आता है, कुछ रिफ्लेक्ट होके भी भोजन पे आ रहा है। और नीचे में क्या है, ब्लैक कोटिंग किया हुआ है, मतलब ब्लैक से पेंट किया हुआ है किससे, ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक क्या होता है, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और ये इस अंदर में ग्लास शीट से कवर है, ग्लास शीट से क्या है, कवर है अंदर में। और ये वुडन बॉक्स है, ये लकड़ी का बॉक्स है, वुडन बॉक्स है। और कंटेनर विथ फूड, इसमें क्या है, खाना है। ऐसे ही क्या होता है, ये सौर कुकर काम करता है। क्या सूर्य की प्रकाश क्या होता है कि प्लेन मिरर से टकराकर भोजन पे आता है, और कुछ सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट भी भोजन पे आता है, जिससे क्या होता है, ये कुछ ही 2-3 घंटे में क्या होता है, बॉक्स का जो तापमान है वो 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसी प्रकार क्या होता है, सोलर कुकर में खाना बन के तैयार होता है। सोलर कुकर के लाभ क्या होता है, ये कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की बचत, इसमें कोयला पेट्रोलियम गैस ये सब क्या होता है, इसका ईंधन का बचत होता है। प्रदूषण नहीं फैलाता है, धुआं नहीं होता तो प्रदूषण भी नहीं होगा। खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, जितना भी विटामिन होता है खाना में वो नष्ट नहीं होते, सब रह जाते हैं। एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। क्या होता है, एक से अधिक खाना आप बना सकते हैं, यानी दाल चावल सब्जी एक साथ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। इसका कुछ हानियां भी है। हानियां ये है कि रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। रात में सूरज नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, इसलिए रात के समय में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब जैसे बारिश है, क्लाउड मौसम है, तो आप जब सूरज नहीं उगेगा तो कैसे खाना बनाइएगा, तो इसमें नहीं हो सकता है। बारिश के समय भी इसका उपयोग नहीं हो सकता है। थर्ड है, सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है, ताकि यह
उसके दर्पण पर सीधा पड़े। सूर्य का प्रकाश से निरंतर समायोजन करना, यानी सूर्य तो एक जगह फोकस नहीं कर सकते, वो क्या होता है सूर्यास्त की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको वो सोलर कुकर बॉक्स जो है कि समय समय पर प्रकाश की तरफ आपको रखना होगा। तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते, आप इस पे तल भूज नहीं सकते हैं। सौर सेल, इसको सोलर सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित कर देते हैं। ये सौर सेल क्या कर सोलर सेल क्या करते हैं, ये सोलर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को सीधा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक पररूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग कितना होता है 1.7 वाट विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर सेल के लाभ और हानियां, पहले लाभ देखते हैं इसका। इसमें क्या होता है, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, मतलब कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, यानी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम। उसके बाद है बिना किसी फोकस युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना, पर्यावरण हितैषी इन्वायरमेंटल। और हानियां है इसका, उत्पादन की प्रक्रिया महंगी, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने पर प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा। ये इनके लाभ और हानियां हैं। सौर सेल के उपयोग, सोलर सेल का उपयोग, मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र यानी सर्कुलेटर तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है। समुद्र से ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम द सी, ये 3 तरह के होते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये क्या है, समुद्र से ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम द सी। ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, समुद्र से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे है ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। ज्वार भाटे में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा का प्राप्त होता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। तरंग ऊर्जा यानी वेव एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, वेव एनर्जी, ये लहरों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें समुद्र के तट के निकट यानी समुद्र के पास विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। समुद्र तट पर क्या करते हैं, जो लहरें होती है उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है, उसका प्रयोग करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। तरंग ऊर्जा से क्या करते हैं, वेव एनर्जी से टरबाइन को घुमाते हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यही है तरंग ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी ओशियन थर्मल एनर्जी, इसमें क्या होता है, समुद्र की गहराई का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ताप में अंतर का उपयोग यानी पृष्ठ जल तथा गहराई जल में ताप का अंतर। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, पृष्ठ जल तथा गहराई जल में दोनों क्या होता है कि अंतर होता है, यानी ऊपर का सतह का पानी और गहराई का पानी में क्या होता है, दोनों का पानी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वही टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रव की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। यही होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। भू का अर्थ है धरती तथा तापीय का अर्थ है उष्मा, यानी जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स उष्मा। पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी के निचले स्थान जमीन के अंदर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है, जब क्या होता है, भूमिगत जल तप्त स्थानों गर्म स्थानों के संपर्क में आता है तो क्या होता है, भाप उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, भाप उत्पन्न होती है। जब ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइप द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। यही है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। इसको हम लोग डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे, ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट, ये क्या होता है, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। ये सरफेस का ऊपरी भाग है और ये सरफेस का निचले भाग है, जमीन के अंदर का वाला। ये भूगर्भ स्थान है, ये क्या है, ये भूगर्भ स्थान है। यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी गर्म होता है यहाँ का। अगर उसके सरफेस में वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, तो क्या होगा, ये हॉट वाटर बन जाएगा। हॉट वाटर से क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा जो एक पाइप के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में आ जाएगा। ये टरबाइन में आ जाएगा। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन रोटेट होगा, उसके साथ क्या एक शाफ्ट कनेक्ट है तो जनरेटर को रोटेट करवाएगा। जनरेटर का काम क्या है, ये जनरेटर का काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, मिल गई इलेक्ट्रिसिटी हमको, और यहाँ से हमको वायर के माध्यम से पावर हाउस से घरों में ले जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये स्टीम जो गर्म वाटर बच गया है, पानी जो बच गया, अब ये क्या करेगा, इसको स्टीम यहाँ से टरबाइन से ये फिर कूलिंग टावर में जाएगा, फिर इसको कूल करेगा और कूल से फिर क्या करेगा, जमीन के अंदर डाल देगा। यही है जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल एनर्जी के लाभ, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, प्रदूषण नहीं होता है, इसमें कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। इसका हानियां है, जियोथर्मल एनर्जी का हानियां, भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों में ही उपलब्ध है, सीमित स्थान पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय प्रक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पहला है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। हम लोग इसको दोनों प्रक्रिया को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। विखंडन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम, भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छर्रों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। इसी पे
इसी के न्यूक्लियर फिशन पे ही बेस्ड है एटम बम, जो पहली बार आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन मास एनर्जी थ्योरम होता है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ये होता है E=mc²। इसी पे आधारित है एटम बम। एटम बम का पहला प्रयोग 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार इस पे गिराया गया था। ये दोनों शहर पे गिराया गया था, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बहुत पावरफुल वीपन है, हथियार है। यही था नाभिकीय विखंडन। अब आगे देखते हैं। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। दो हल्के नाभिकों यानी समानता हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक यानी हीलियम बनाना, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, नाभिकीय संलयन कहलाती है। दो हल्के नाभिकों समानता हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक यानी हीलियम बनाना, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। हाइड्रोजन बम है, ये भी किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर ही, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही आधारित है। ये होता है नाभिकीय संलयन। लाभ, इसके लाभ है नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा से के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। CO कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। इसके हानियां हैं, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत है, लागत अधिक होती है, खर्च ज्यादा होता है। नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण संदूषण का खतरा। यूरेनियम की सीमित उपलब्धता, यह है इनकी हानियां। पर्यावरण विषयक सरोकार, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत का ध्यान रखना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो तथा ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो। दूसरे शब्दों में, ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। यही था हमारा पर्यावरण विषयक सरोकार। इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।